एक शांत स्वभाव की अमेरिकी महिला सैन्य अधिकारी ने भारतीय सेना के एक जवान के आत्मसम्मान को कुचलने के लिए अपनी एक रात दांव पर लगाने की खतरनाक शर्त रखी। शर्त अपमानजनक थी। अगर वह कुश्ती में उसके बॉयफ्रेंड को हरा देता, जो कि यूनिट का सबसे ताकतवर पहलवान था, तो वह उसके साथ एक हसीन रात गुजारेगी, लेकिन अगर हार गया तो उसे एक कुत्ते की तरह उसके हर हुक्म का पालन करना होगा। यह सिर्फ एक शर्त नहीं थी, बल्कि यह उस महिला अधिकारी की दूसरे को पूरी तरह से अपने वश में करने की एक अजीब और उत्तेजक इच्छा का खुला ऐलान था। भारत की ग्रीष्म ऋतु थी और हिमालय की तलहटी में गहरा हरा रंग छाया हुआ था। हवा में गीली मिट्टी और पसीने की गंध थी और चारों ओर एक खिंचा हुआ तनाव फैला हुआ था। यह भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस और अमेरिकी सेना की ग्रीन बेरेट्स की संयुक्त सैन्य अभ्यास का समय था। भाषा और संस्कृति अलग अलग थीं, लेकिन फौलादी शरीर, पैनी निगाहें और सर्वश्रेष्ठ होने का आत्मविश्वास उन सभी को एक उबलते हुए कड़ाहे की तरह एकजुट कर रहा था। जैसे जैसे प्रशिक्षण की तीव्रता बढ़ती गई, दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा के साथ साथ एक मजबूत सौहार्द भी पनपने लगा। लेकिन यह शांतिपूर्ण सहयोग एक पल में अहंकार के कारण टूट गया। अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही महिला अधिकारी कैप्टन एवा हैरिसन एक ऐसी महिला थी जिसमें असाधारण सुंदरता के साथ साथ उतना ही मजबूत अहंकार और जीतने की भूख थी। प्रशिक्षण के दौरान वह भारतीय सैनिकों को थोड़ी नीची नजरों से देखती थी। उसकी नजरें खास तौर पर एक ऐसे भारतीय जवान पर बार बार टिक जाती थीं जो कम बोलता था और चुपचाप अपने काम में लगा रहता था। उस जवान की शांत लेकिन दृढ़ आंखों में एक अजीब सी ताकत थी और उसके गठीले शरीर से निकलने वाला आत्मविश्वास एवा के अहंकार को चुनौती दे रहा था। आखिरकार आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण के दौरान हुई एक छोटी सी गलती को बहाना बनाकर उसका अहंकार फट पड़ा। उसने सबके सामने ऊंची आवाज में ताना मारा, अरे भारत के स्पेशल फोर्स के जवान, तुम्हारी अभी की हरकत तो गली के बच्चों के पकड़म पकड़ाई जैसी थी। बड़ी निराशा हुई। हमारे सामने ऐसा प्रदर्शन करोगे सोचा नहीं था। उसकी इस भड़काऊ बात पर आसपास खड़े अमेरिकी सैनिक खिलखिलाकर हंस पड़े। भारतीय जवानों के चेहरे सख्त हो गए। कुछ ने अपमान से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन एक सैनिक होने के नाते वे अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर सकते थे। खामोशी के बीच उस जवान ने, जिसे निशाना बनाया गया था, हवलदार विक्रम सिंह राठौड़ ने शांति से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि उसकी शांति एवा को और भी उकसा रही थी। क्या हुआ? मेरी बात गलत लगी क्या? तुम्हारा चेहरा तो बता रहा है कि तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, अगर इतना ही बुरा लगा है तो मैं तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका देती हूं। एवा ने अपनी ठुड्डी से अखाड़े के एक कोने में नंगे बदन पंचिंग बैग पर मुक्के बरसा रहे एक विशालकाय अमेरिकी सैनिक की ओर इशारा किया। वह उसका बॉयफ्रेंड था, सार्जेंट माइक मिलर, जो अपनी यूनिट का कुश्ती और फाइटिंग चैंपियन था। एक औसत भारतीय के लिए उसकी जांघों जितनी मोटी भुजाएं और चट्टान जैसी पीठ देखकर ही हिम्मत जवाब दे जाती, वो मेरा बॉयफ्रेंड है माइक, हमारी यूनिट का रेसलिंग चैंपियन। अगर तुम माइक को कुश्ती में हरा दो। एवा एक पल के लिए रुकी, फिर अपनी लाल होठों पर जीभ फेरते हुए विक्रम की ओर एक आकर्षक लेकिन तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, तो मैं अपनी एक रात तुम्हें दूंगी, एक ऐसी यादगार रात जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। एक पल के लिए पूरे अभ्यास क्षेत्र की हवा जम सी गई। अमेरिकी सैनिक सीटियां बजाने और शोर मचाने लगे, जबकि भारतीय सैनिकों के चेहरे सदमे और गुस्से से लाल हो गए। यह एक सैनिक नहीं, एक इंसान का खिलौना बनाने जैसा खुला अपमान था। लेकिन एवा ने ठंडी आवाज में अपनी बात जारी रखी, लेकिन अगर कहीं तुम हार गए तो इस ट्रेनिंग के खत्म होने तक तुम मेरे कुत्ते बनोगे। हां कहने पर हां कहोगे और भौंकने को कहूंगी तो भौंकोगे। मेरे हर हुक्म की तामील करनी होगी। बोलो क्या कहते हो?
अगर मर्द का जमीर है तो मना नहीं कर पाओगे। अमेरिकी सैनिक तो ऐसे हौंस रहे थे जैसे विक्रम पहले ही हार चुका हो। उनकी नजरों में विक्रम बस एक घमंडी एशियाई था जो माइक जैसे दैत्य के सामने टिक ही नहीं सकता था। माइक ने भी पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाना बंद कर दिया था और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ इधर देख रहा था। वे नहीं जानते थे कि वे जिसे चुनौती दे रहे हैं वह भारत की सबसे खतरनाक आतंकवाद रोधी स्पेशल यूनिट का एक प्रमुख सदस्य है, और यह भी नहीं कि लगभग 6 फुट 3 इंच लंबे और बिना किसी अतिरिक्त चर्बी वाले फौलादी शरीर का मालिक हवलदार विक्रम सिंह राठौड़ अतीत में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप जीत चुका एक होनहार पहलवान था। चोट के कारण उसे अपना खेल करियर छोड़कर सेना में आना पड़ा था, लेकिन उसके शरीर को हजारों लाखों बार की गई पटकनी और दांव पेंच की आदत याद थी। विक्रम धीरे धीरे एवा की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने सीधे एवा की आंखों में देखा और एक ऐसी गहरी और दृढ़ आवाज में कहा जिसने अखाड़े के सारे शोर को शांत कर दिया, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जैसे ही यह खबर फैली, दोनों देशों की टुकड़ियों में आग लग गई। भारतीय खेमे में तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता ही छेड़ दिया गया हो। गुस्सा और चिंता भरी आवाजें गूंजने लगीं। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा विक्रम? वो औरत पागल है तो क्या तू भी उसके जैसा बन जाएगा? उस माइक का शरीर देखा है, वो इंसान नहीं, भालू है, भालू। कहीं हड्डी पसली तुड़वा बैठा तो उसके सबसे करीबी दोस्त सूबेदार राकेश ने विक्रम का कंधा पकड़कर उसे झकझोरा, लेकिन विक्रम ने चुपचाप अपने लड़ाकू जूतों के फीते कस लिए। उसकी शांति आसपास के लोगों को और भी बेचैन कर रही थी। कुछ वरिष्ठ सैनिक जो विक्रम के अतीत के बारे में जानते थे चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में भी चिंता साफ झलक रही थी। दोइथू सिर्फ एक विशालकाय आदमी नहीं था, बल्कि अमेरिकी सेना के सबसे मजबूत और कुशल लड़ाकों में से एक था। भले ही विक्रम पूर्व पहलवान था, लेकिन कई सालों के अंतराल और केवल सैन्य प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के बाद क्या वह अपनी पुरानी कला का प्रदर्शन कर पाएगा, यह एक बड़ा सवाल था। दूसरी ओर अमेरिकी खेमा जश्न के माहौल में था। उनके लिए यह एक तरफा खेल था, एक घमंडी एशियाई सैनिक का घमंड तोड़ने का एक अच्छा मौका। माइक मिलर अपने साथियों की वाहवाही के बीच हल्का फुल्का वार्म अप कर रहा था। वह ऐसे दिख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो, बिल्कुल निश्चिंत और आत्मविश्वास से भरा। हे माइक, उस पीले बंदर की हड्डियां मत तोड़ देना, बाद में कागजी कार्रवाई में साज भी होगा। चिंता मत करो, बस हल्का सा स्वाद चखा कर बेहोश कर दूंगा। माइक ने अपनी मोटी गर्दन को दाएं बाएं घुमाया जिससे कड़कड़ की आवाज आई। उसकी नजरों में विक्रम एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं था। कैप्टन एवा हैरिसन अपने बॉयफ्रेंड के इस रूप को संतुष्टि से देख रही थी, जैसे वह पहले ही जीत का जश्न मनाने के लिए शैंपेन खोलने की तैयारी कर रही हो। वह कल्पना कर रही थी कि कैसे विक्रम अपमानजनक तरीके से उसके पैरों में घुटने टेकेगा, और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसके लिए यह शर्त सिर्फ एक खेल नहीं थी, यह उस विक्रम की घमंडी नजरों को कुचलने और पूरी भारतीय सेना पर अमेरिकी सेना की श्रेष्ठता की मुहर लगाने का एक अनुष्ठान था। सूरज ढल रहा था और अभ्यास क्षेत्र की बत्तियां एक एक करके जलने लगी थीं। शाम को जब प्रशिक्षण समाप्त हो गया तो मैदान के बीच में एक अस्थायी कुश्ती का मैट बिछा दिया गया। जैसे तय किया गया हो, दोनों देशों के लगभग सभी सैनिक मैट के चारों ओर इकट्ठा हो गए। यह अब केवल 2 व्यक्तियों के बीच का मुकाबला नहीं रह गया था, यह यूनिट के सम्मान और फिर देश के गौरव की लड़ाई बन गया था। हवा में भारी खामोशी और उत्तेजित फुसफुसाहटें मिलकर एक अजीब तनाव पैदा कर रही थीं। भारतीय सैनिक गंभीर चेहरों के साथ एक जगह जमा थे। वे दिल से चाहते थे कि विक्रम जीते, लेकिन सामने दिख रहा शारीरिक अंतर उम्मीद रखना मुश्किल बना रहा था। कुछ तो इस दृश्य को देख भी नहीं पा रहे थे और उन्होंने अपना मुंह फेर लिया था। विक्रम के सीधे वरिष्ठ अधिकारी मेजर अर्जुन खन्ना उसके पास आए और धीमी आवाज में कहा,
हवलदार विक्रम, यह है एक आदेश है, हार जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद को घायल मत करना। यह सिर्फ एक शर्त नहीं है, तुम उनकी मंशा समझते हो, है ना? भावनाओं में बहकर कोई फायदा नहीं। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखना, समझे? विक्रम ने चुपचाप सिर झुकाकर सम्मान व्यक्त किया। उसके दिल में जीत हार से परे कुछ और ही जल रहा था। यह व्यक्तिगत गुस्सा या अहंकार नहीं था, यह उन साथियों के प्रति जिम्मेदारी थी जो उस पर विश्वास करते थे, और उस देश के प्रति जिसका अपमान उसकी वजह से हुआ था। अर्धनग्न विक्रम मैट पर चढ़ गया। लंबे सैन्य जीवन में तपा हुआ उसका शरीर किसी तराशे हुए ग्रेनाइट की मूर्ति जैसा था। उसकी हर एक मांसपेशी स्पष्ट दिख रही थी, और पीठ पर अनगिनत प्रशिक्षणों के निशान, यानी कई चोटों के निशान थे। लेकिन सामने खड़ा माइक का शरीर एक विशाल पर्वत जैसा था। उसकी मोटी छाती और खंभे जैसे हाथ पैर इंसान के नहीं लगते थे। दोनों मैट के बीच में आमने सामने खड़े हुए। रेफरी का काम कर रहे एक अमेरिकी अधिकारी ने कुछ नियम समझाए, लेकिन दोनों के कानों में कुछ नहीं पड़ रहा था। वे बस एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। माइक की आंखों में जंगलीपन और उपहास था, जबकि विक्रम की आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। एवा अपनी बाहें बांधे मैट के ठीक सामने यह नजारा देख रही थी। उसके होठों पर अब भी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। वह बस कुछ ही पलों में होने वाली एक तरफा मार पिटाई और उसके बाद अपने अधीन होने वाले एक आदमी की दयनीय स्थिति की कल्पना करके आनंदित हो रही थी। रेडी, फाइट! रेफरी के चिल्लाने के साथ ही दोनों के शरीर आपस में टकरा गए। सीटी बजते ही माइक एक जंगली जानवर की तरह झपटा। उसकी हरकतें उसके विशाल शरीर के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से विस्फोटक थीं, जैसे उसे किसी तकनीकी जांच परख की जरूरत ही न हो। वह सिर्फ अपनी कच्ची ताकत से विक्रम को कुचल देना चाहता था। विक्रम ने सीधी टक्कर से बचते हुए तेजी से एक तरफ हट गया। माइक का भारी शरीर हवा में लहराता हुआ मैट पर गिरा और एक भारी आवाज के साथ जमीन थोड़ी हिल गई। अमेरिकी खेमे से निराशा की आहें निकली। विक्रम ने नीची मुद्रा बनाए रखी और सतर्कता से चक्कर काट रहा था, जैसे कोई गुस्सैल साउंड का सामना कर रहा मटाडोर हो। शांत और सधा हुआ। उसने डोइथू की ताकत को सीधे महसूस कर लिया था। माइक उठकर फिर से झट्टा। इस बार विक्रम पीछे नहीं हटा। दोनों के कंधे पूरी ताकत से टकराए। खट जैसी हड्डी और मांसपेशियों के टकराने की भयानक आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। विक्रम इस टक्कर को सह नहीं पाया और 2-3 कदम पीछे हट गया। उसके कंधे में तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ठोस दीवार से टकरा गया हो। माइक ने विजयी मुस्कान के साथ फिर से दबाव बनाया। उसने विक्रम को सोचने का मौका दिए बिना लगातार टैकल करने की कोशिश की। विक्रम को रक्षात्मक होना पड़ा। माइक की ताकत कल्पना से परे थी। एक बार पकड़ में आने पर ऐसा लगता था जैसे हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। भारतीय सैनिकों के चेहरे और भी उदास हो गए। उनकी नजरों में विक्रम एक तरफा पिट रहा था। सूबेदार राकेश ने अनजाने में सूखी थूक निगल ली। उस दैत्य जैसी ताकत का सामना कोई कैसे कर सकता है? वहीं एवा आराम से यह नजारा देख रही थी। उसकी नजरों में विक्रम बस कोने में फांसा एक चूहा था। खत्म करो इसे माइक, इसके हाथ पैर एक एक करके तोड़ दो। एवा की चीख सुनकर माइक और भी उत्साहित हो गया। उसने दहाड़ते हुए विक्रम के ऊपरी शरीर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। यह एक शक्तिशाली बेयर हग था। विक्रम का शरीर थोड़ा हवा में उठ गया। पसलियों को तोड़ने वाले दबाव से उसकी सांस रुकने लगी। विक्रम ने दर्द से अपना चेहरा सिकोड़ लिया, लेकिन चीखा नहीं। उसने उल्टा माइक के शरीर से और चिपककर अपना वजन उस पर डाल दिया। यह माइक की ताकत का इस्तेमाल करके उसका संतुलन बिगाड़ने की एक कोशिश थी, लेकिन माइक के पैर जमीन में जड़े किसी विशाल पेड़ की तरह स्थिर थे। ओह! विक्रम के मुंह से एक दबी हुई कराह निकली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और फेफड़ों से सारी हवा निकलती महसूस हो रही थी। क्या सब यहीं खत्म हो जाएगा? उसके साथियों के उदास चेहरे और एवा की उपहास भरी मुस्कान उसकी आंखों के सामने से गुजरी।
उसी पल विक्रम के दिमाग में अतीत की यादें बिजली की तरह कौंध गईं। बचपन में अखाड़े में पसीना बहाते दिन, दोईथू की ताकत से हारने के कड़वे अनुभव, और फिर उसे खड़ा करने वाले उसके गुरु की आवाज, ताकत से काम न बने तो तकनीक से काबू कर। दोईथू जितना ताकतवर होगा उसकी ताकत का इस्तेमाल करने का मौका उतना ही बड़ा होगा। विक्राम ने अपनी आखिरी ताकत बटोरकर माइक की गर्दन पर अपनी बाहें डालीं और अपने पैर को माइक के पैर के अंदरूनी हिस्से में गहराई से फंसा दिया। यह माइक को उठाकर फेंकने की कोशिश नहीं थी, बल्कि उसके शरीर पर चढ़ने जैसी एक अजीब हरकत थी। माइक विक्रम के इस अप्रत्याशित पलटवार से एक पल के लिए चौंक गया। विक्रम ने उस एक पल का फायदा उठाते हुए अपने पूरे शरीर का वजन डालकर पीछे की ओर गिरा, जिससे माइक का संतुलन बिगड़ गया। धड़ाम, दोनों विशाल शरीर एक दूसरे में उलझे हुए मैट पर गिरे। पहले पीठ के बल विक्रम गिरा था, लेकिन उसने गिरते समय तक माइक की गर्दन नहीं छोड़ी थी, बल्कि और कसकर पकड़ लिया था। ऊपर की पोजीशन में आकर माइक ने जीत का यकीन करते हुए विक्रम के कंधों को मैट पर पिन करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम के दोनों पैर कैंची की तरह माइक की कमर से लिपट गए और उसे कसने लगे। पलक झपकते ही बाजी पलट चुकी थी। विक्रम नीचे दबा हुआ था, लेकिन असली नियंत्रण अब उसके हाथ में आ गया था। अमेरिकी सैनिकों की वाहवाही शांत हो गई। उनकी आंखों को भी दिख रहा था कि स्थिति गंभीर हो गई है। माइक के चेहरे पर घबराहट साफ थी। उसने विक्रम के पैरों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोहे की तरह जकड़े हुए पैर नहीं खुले, बल्कि समय के साथ गर्दन पर दबाव और भी बढ़ता जा रहा था। माइक, क्या कर रहे हो? जल्दी खत्म करो उसे, एवा ने तीखी आवाज में चीखा। उसके चेहरे से पहली बार निश्चिंतता गायब हुई थी। माइक का चेहरा ऑक्सीजन की कमी से धीरे धीरे लाल हो रहा था। वह जानवर की तरह गुर्रा रहा था, लेकिन विक्रम ने बिना हिले डुले उसे काबू में रखा हुआ था। विक्रम का चेहरा भी दर्द से विकृत था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और चमक रही थीं। यह शिकार का दम घोंटने से ठीक पहले एक शिकारी की नजर थी। मैदान में छाया हुआ शोर जैसे गायब हो गया था। हर कोई सांस रोके मैट पर चल रही ताकत और तकनीक की इस टक्कर को देख रहा था। पहले राउंड के खत्म होने का बजर बजने से ठीक पहले माइक और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने हाथ से मैट पर थपथपा दिया। यह हार मानने का संकेत था। पहले राउंड की समाप्ति की घंटी बजने से पहले ही माइक के मैट पर थपथपाने की आवाज ज्यादा जोर से और स्पष्ट रूप से गूंजी, टैप आउट। कुश्ती में यह हार मानने का एक स्पष्ट संकेत था। मैदान पर छाई भारी खामोशी एक पल में टूट गई, लेकिन यह वाहवाही नहीं थी, बल्कि आश्चर्य और सदमे से मिली जुली एक गूंज थी। खासकर अमेरिकी खेमा तो जैसे जम ही गया था। उन्हें अपनी आंखों के सामने हुए इस दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनका अजय चैंपियन, उनका माइक, एक अनजान एशियाई सैनिक से पहले ही राउंड में हार मान चुका था। विक्रम ने माइक की गर्दन से अपनी बाहें हटाईं और खड़ा हो गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और पूरा शरीर पसीने से चमक रहा था। माइक द्वारा जकड़ी गई पसलियों में अभी भी दर्द था, लेकिन उसने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। मैट पर बेसुध पड़े हांफते हुए माइक को कुछ देर देखने के बाद वह चुपचाप अपने कोने की ओर चल पड़ा। भारतीय सैनिक आखिरकार होश में आए और उसकी ओर दौड़ पड़े। विक्रम, ठीक है, तू कमाल कर दिया, सच में कमाल कर दिया। कोई पानी की बोतल दे रहा था तो कोई तौलिए से उसका पसीना पोंछ रहा था। हर कोई कुछ न कुछ कहकर उसका हौसला बढ़ा रहा था, लेकिन विक्रम बस संक्षिप्त रूप में सिर हिला रहा था। उसकी नजरें मैट के उस पार खड़ी एवा पर थीं, जिसका चेहरा सदमे और गुस्से से विकृत हो गया था। वह अपने होंठ चबा रही थी और माइक को घूर रही थी। हारे हुए बॉयफ्रेंड के प्रति निराशा के साथ साथ अपनी योजना के बिगड़ने का असहनीय अपमान उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उठो माइक, क्या तुम उस जैसे मामूली आदमी से हारने वाले हो? जल्दी उठो और उसकी गर्दन तोड़ दो। उसकी जहरीली चीख मैदान में गूंजी, लेकिन माइक आसानी से उठ नहीं पा रहा था।
शारीरिक चोट से ज्यादा मानसिक आघात बड़ा लग रहा था। उसने अपनी ताकत पर घमंड किया था और कभी सोचा भी नहीं था कि वह हार सकता है, लेकिन अभी अभी उसने मौत का एहसास किया था और खुद हार मानी थी। विक्रम की तकनीक ने उसकी ताकत को बेकार कर दिया था और उसके आत्मसम्मान को चकनाचूर कर दिया था। थोड़ी देर बाद दूसरे राउंड की घंटी बजी। साथियों के सहारे आखिरकार खड़ा हुआ माइक फिर से मैट के बीच में आ गया। उसकी आंखों में पहले के अहंकार की जगह अब हत्या का इरादा और गुस्सा था। वह अब विक्रम को सिर्फ एक दोईथू के रूप में नहीं देख रहा था, वह उसे अपने सम्मान को कुचलने वाले दुश्मन के रूप में देख रहा था। दूसरे राउंड का नजारा पहले राउंड से बिल्कुल अलग था। माइक ने जल्दबाजी में हमला नहीं किया, उसने दूरी बनाए रखी और सावधानी से मौके की तलाश करने लगा। पहले राउंड की हार से वह समझ गया था कि विक्रम को सिर्फ ताकत से काबू नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ बदले की आग से भरा हुआ था और यह उसकी चालों को और भी सरल बना रहा था। वहीं विक्रम और भी शांत हो गया था। पहले राउंड की टक्कर से वह दोईथू की ताकत और तरीकों को समझ चुका था। माइक की खासियत ऊपरी शरीर की ताकत पर आधारित टैकल और पकड़ थी और ग्राउंड तकनीक में उसकी लचीलापन और प्रतिक्रिया क्षमता अपेक्षाकृत कम थी। विक्रम ने हमला करने की बजाय माइक के आगे आने का इंतजार किया। दोईथू जितना उत्साहित होता, गलतियां करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती। कुछ देर की टोह लेने के बाद आखिरकार माइक अपना धैर्य खो बैठा और उसने बिजली की तेजी से एक टैकल किया। विक्रम की कमर को निशाना बनाकर नीचे और तेजी से घुसना उसकी सबसे माहिर तकनीक थी, लेकिन विक्रम ने पहले ही इस चाल का अनुमान लगा लिया था। जैसे ही माइक नीचे झुका, विक्रम ने थोड़ा सा हटकर उसकी गर्दन को अपनी बाह में लपेट लिया और साथ ही अपने शरीर को आगे की ओर फेंकते हुए माइक के शरीर के ऊपर चढ़ गया। उसने माइक के टैकल की गति और ताकत का उल्टा इस्तेमाल करते हुए पलक झपकते ही ऊपरी पोजीशन हासिल कर ली थी। यह कुश्ती की सबसे कठिन तकनीकों में से एक स्पिनिंग चोक थी। स्थिति पहले राउंड से भी ज्यादा निराशाजनक थी। माइक टैकल करते ही बेबस होकर मैट पर मुंह के बल गिर पड़ा और विक्रम उसकी पीठ पर चढ़कर उसे पूरी तरह से काबू कर चुका था। अमेरिकी सैनिक चीख पड़े और भारतीय सैनिक सांस रोके देख रहे थे। एवा का चेहरा पीला पड़ गया था। विक्रम ने माइक का गला नहीं घोंटा, इसके बजाय उसने उसकी एक बांह को अपने पैर से बांध दिया और दूसरी बांह को पीठ की तरफ मोड़ दिया। माइक के कंधे के जोड़ में एक भयानक दर्द उठा। माइक के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। इस तकनीक में फांसने के बाद अगर हार न मानी जाए तो कंधे का उतरना या लिगामेंट का फटना तय था। विक्रम ने माइक के कान में धीरे से लेकिन बर्फ की तरह ठंडी आवाज में फुसफुसाया, यह मेरे साथियों और मेरे देश का अपमान करने की कीमत है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ माइक को ही सुनाई दे रही थी, लेकिन उसमें छिपा गुस्सा और चेतावनी का वजन हजारों किलो जैसा था। माइक ने कुछ सेकंड और सहने की कोशिश की, लेकिन हाथ टूटने जैसे दर्द के आगे वह टिक नहीं पाया और आखिरकार फिर से पागलों की तरह मैट पर थपथपाने लगा। रेफरी ने घबराकर दौड़कर विक्रम को रोका। दूसरा राउंड शुरू हुए अभी सिर्फ 30 सेकंड हुए थे। मैच वहीं खत्म हो गया। हवलदार विक्रम सिंह राठौड़ की शानदार जीत हुई थी। मैच खत्म होने की घोषणा के साथ ही भारतीय खेमे से आखिरकार एक विस्फोटक जयकार गूंजी। अब तक दबा हुआ अपमान और गुस्सा एक साथ बाहर निकल आया था। सैनिक मैट पर दौड़ पड़े और विक्रम को गले लगाकर हवा में उछालने लगे। विक्रम चुपचाप अपने साथियों की खुशी दौड़ पड़ाव को जयकार गूंजी में शामिल था, लेकिन उसकी नजरें अब भी ठंडी और शांत थीं। वहीं अमेरिकी खेमा ऐसे शांत था जैसे कोई मातम हो। उन्होंने अपने हीरो को बेरहमी से ढहते हुए अपनी आंखों से देखा था। सदमा, अविश्वास और एक अनजानी हार की भावना ने उन्हें घेर लिया था। माइक कंधे को पकड़े हुए एक ट्रेनर के सहारे सिर झुकाए मैट से चला गया। वह विक्रम की ओर देख भी नहीं पाया। सबसे बड़ा सदमा एवा को लगा था। वह खून रहित चेहरे के साथ मैट पर खड़े विक्रम को शून्य में घूरती रही। जिस एशियाई सैनिक को उसने तुच्छ समझा था,
उसने उसके बॉयफ्रेंड और यूनिट के सबसे ताकतवर आदमी को बच्चों की तरह धो डाला था, और वह भी उसी शर्त में जो उसने खुद रखी थी। उसका अहंकार और आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया था। अब सिर्फ अपमान और अपने कहे शब्दों की जिम्मेदारी उठाने की भयानक हकीकत बची। मार्थी, मैं अपनी एक रात तुम्हें दूंगी। उसे लगा जैसे उसके ही शब्द बूमरैंग बनकर उसके दिल में चुभ गए हों। आसपास की सभी नजरें उसी पर थीं। अमेरिकी सैनिक सहानुभूति से देख रहे थे, जबकि भारतीय सैनिकों की आंखों में उपहास और जीत का भाव मिला जुला था। वह उन नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह भाग जाना चाहती थी, लेकिन एक अधिकारी होने का गौरव उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसने अपने कांपते पैरों पर जोर दिया और धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ी। हवा में उछाले जाने के बाद जमीन पर उतरे विक्रम ने पसीने से भीगी अपनी बनियान फिर से पहन ली। उसने बिना कुछ कहे भावहीन आंखों से अपनी ओर आती एवा को देखा। वह विक्रम से कुछ कदम पहले रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बधाई, माफी, बहाना, कोई भी शब्द इस स्थिति में फिट नहीं बैठ रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद आखिरकार उसने मुंह खोला। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, मैं हार गई। उसने अपनी हार स्वीकार की, लेकिन उन शब्दों में अब भी झुंझलाहट और गुस्सा बाकी था। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसके अगले शब्दों का इंतजार करता रहा। मैं अपना वादा निभाऊंगी, उसने लगभग न सुनाई देने वाली आवाज में फुसफुसाया और अपने बैरक के कमरे की चाबी जबरदस्ती विक्रम के हाथ में थमा दी और फिर जैसे भाग रही हो वहां से चली गई। उसकी पीठ पहले से कहीं ज्यादा छोटी और दयनीय लग रही थी। विक्रम ठंडी धातु की चाबी को हाथ में पकड़े कुछ देर उस दिशा में देखता रहा जिधर वह गई थी। आसपास के साथियों ने सीटियां बजाईं और उसकी पीठ थपथपाई। वाह विक्रम भाई, आज रात तो तेरी लॉटरी लग गई। देखना है कि उस घमंडी मेम साहब का क्या हाल होता है। जाकर अच्छे से सबक सिखाना उसे। साथियों के शरारती मजाक पर भी विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका मन उलझा हुआ था। जीत की खुशी थी, लेकिन उससे कहीं बड़ी कोई चीज उसके दिल पर बोझ डाल रही थी। वह इस तरह की जीत नहीं चाहता था। वह तो बस अपना और अपने साथियों का खोया हुआ सम्मान वापस पाना चाहता था। लेकिन स्थिति उसकी इच्छा के बिल्कुल विपरीत दिशा में बह रही थी। हाथ में थमाई गई चाबी उसे आग के गोले की तरह गर्म महसूस हो रही थी। उस रात विक्रम गहरी दुविधा में डूबा रहा। क्या उसे एवा के बैरक में जाना चाहिए? उसके अहंकार की कीमत चुकाने का अधिकार उसके पास था। साथियों की उम्मीदें भी थीं, लेकिन उसके दिल के एक कोने में यह सवाल उठ रहा था कि क्या यह सही है? अपमान का बदला अपमान से देना क्या अंत में उसी स्तर का इंसान बनना नहीं है? वह एक सैनिक होने से पहले एक इंसान के रूप में अपनी गरिमा बनाए रखना चाहता था। आधी रात को जब यूनिट का सारा शोर सो गया, विक्रम अपनी जगह से उठा। उसने हाथ में रखी चाबी को देखा और थोड़ी देर बाद उसने जैसे कोई फैसला कर लिया हो, अपने बैरक का दरवाजा खोला और अंधेरे में निकल गया। उसके कदम एवा के बैरक की ओर नहीं, बल्कि किसी और जगह की ओर बढ़ रहे थे। विक्रम के कदम एवा के क्वार्टर की ओर नहीं गए। वह यूनिट के एक कोने में बने अमेरिकी सेना के मेडिकल रूम की ओर गया। बत्तियां बुझे हुए गलियारे से गुजरते हुए सबसे आखिर के इलाज कक्ष से एक हल्की रोशनी के साथ किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। विक्रम ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गया। बिस्तर पर माइक ऊपरी शरीर से नंगा पेट के बल लेटा हुआ था और एक मेडिकल असिस्टेंट उसके कंधे का इलाज कर रहा था। विक्रम की तकनीक से घायल हुआ उसका जोड़ बुरी तरह सूज गया था। माइक ने विक्रम की आहट पर मुंह फेरा और उसे देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में फिर से अपमान और दुश्मनी उभर आई। यहां क्या करने आए हो? विजेता का घमंड दिखाने, हारे हुए का मजाक उड़ाने? माइक की आवाज ठंडी और तेज थी। विक्रम ने कुछ कहे बिना उसके पास जाकर मेडिकल असिस्टेंट के हाथ से बर्फ की थैली ले ली और फिर सधे हुए हाथों से सीधे माइक के कंधे की सिकाई करने लगा। उसकी उंगलियां नरम और नाजुक थीं। यह पहलवान होने के दिनों का अनुभव था, जब उसने अनगिनत बार अपने घायल साथियों का इलाज किया था।
माइक विक्रम के इस अप्रत्याशित व्यवहार से चौंक गया और अपना शरीर पीछे खींचने की कोशिश की। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, हिलो मत, चोट और बढ़ सकती है। विक्रम की धीमी लेकिन दृढ़ आवाज सुनकर माइक अनजाने में रुक गया। विक्रम चुपचाप सिकाई करता रहा। इलाज कक्ष में एक अजीब सी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद विक्रम ने ही पहले बात शुरू की, माफ करना, मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। विक्रम की माफी से माइक और भी उलझन में पड़ गया। जिस आदमी ने उसे बेरहमी से हराया था वह अब माफी मांग रहा है और खुद उसका इलाज कर रहा है। वह विक्रम की मंशा को समझ नहीं पा रहा था और उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। ऐसा करने से अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें मान जाऊंगा तो यह तुम्हारी भूल है। मनवाने नहीं आया हूं। मैं एक सैनिक हूं और तुम भी एक सैनिक हो। प्रशिक्षण के दौरान चोट से बचना चाहिए, खासकर संयुक्त प्रशिक्षण में। मेरी भावनाओं के कारण एक सहयोगी सेना के सैनिक को गंभीर चोट पहुंचाना किसी भी कारण से सही नहीं ठहराया जा सकता। यह एक सैनिक के तौर पर दूसरे सैनिक से माफी है। विक्रम के शब्दों में कोई बनावट या पाखंड महसूस नहीं हो रहा था। वह दिल से अपने किए पर पछता रहा था। माइक कुछ कह नहीं पाया। उसे विक्रम नाम का यह इंसान बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, जिसने उसका अपमान करने वाली शर्त को स्वीकार किया, उसे बेरहमी से हराया और अब एक सैनिक होने का धर्म निभा रहा है। वहीं अपने बैरक में बेचैनी से विक्रम का इंतजार कर रही एवा समय बीतने के साथ और भी दयनीय महसूस कर रही थी। वह नहीं आया। पहले तो उसने सोचा कि वह जानबूझकर देर कर रहा है, उसे तड़पा रहा है। लेकिन जब आधी रात के 12 बज गए और कोई खबर नहीं आई तो उसके मन में एक और ख्याल आने लगा। क्या वह इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वह उसे एक औरत के रूप में भी स्वीकार नहीं करता? क्या शर्त के इनाम के तौर पर दी गई एक रात भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती? इस विचार ने उसे हार की भावना से भी गहरे अपमान के गड्ढे में धकेल दिया। वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। उसकी सुंदरता, उसका पद, उसका अहंकार, सब कुछ उसके लिए तुच्छ है। एवा ने जीवन में पहली बार पूरी तरह से बेबसी महसूस की। वह बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अब वहां कोई घमंडी महिला अधिकारी नहीं थी, सिर्फ एक चोट खाई हुई औरत बची थी। अगली सुबह जब तीनों अभ्यास क्षेत्र में फिर से मिले तो उनके बीच का माहौल कल से बिल्कुल अलग था। विक्रम हमेशा की तरह चुपचाप अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। माइक दूर से विक्रम को एक जटिल नजर से देखता रहा, लेकिन खुद बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और एवा जैसे रात भर सोई न हो, थके हुए चेहरे के साथ विक्रम के आस पास मौडरा रही थी। वह उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्या और कैसे शुरू करे यह समझ नहीं पा रही थी और बस झिझक रही थी। उस दिन दोपहर में पहाड़ी इलाके में चढ़ाई का प्रशिक्षण शुरू हुआ। दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेज के सदस्य मिलाकर टीमें बनाई गईं और उन्हें एक निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना था। संयोग से विक्रम, एवा और माइक एक ही टीम में थे। एक अजीब और असहज सफर शुरू हुआ। एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते समय एवा का पैर फिसला और वह चीखते हुए ढलान से नीचे लुढ़क गई। उसी पल ठीक उसके पीछे चल रहे विक्रम ने छलांग लगाई और उसकी बांह पकड़ ली। कैप्टन, विक्रम की मजबूत बाहों ने उसे ऊपर खींच लिया। वह हैरान होकर अपनी धड़कती छाती को सहलाने लगी। वह विक्रम की छाती में थी। पसीने और मिट्टी की गंध और एक मजबूत मर्द के शरीर की महक उसकी नाक से टकराई। वह अनजाने में शर्मा गई। जब वह होश में आकर खुद को अलग करने की कोशिश करने लगी तो विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, ध्यान से, मैडम, ऐसी जगहों पर एक पल की लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। उसकी आवाज अब भी रूखी थी, लेकिन उसमें एक चिंता छिपी थी। एवा कुछ कह नहीं सकी, बस सिर हिला दिया। उसी पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह उसे एक औरत के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी सैनिक और सुरक्षा किए जाने वाले सदस्य के रूप में देख रहा है। और यह बात अजीब तरह से उसे बुरी नहीं लगी। पहाड़ी प्रशिक्षण जारी रहा। विक्रम द्वारा बचाए जाने के बाद एवा का रवैया साफ तौर पर बदल गया।
वह अब विक्रम को नजरअंदाज या उकसाती नहीं थी, बल्कि वह उसकी हर एक हरकत को ध्यान से देखने लगी। वह हमेशा टीम के सबसे पीछे रहकर सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करता, सबसे कठिन रास्ते को पहले साफ करता और आराम के समय चुपचाप साथियों के साजो सामान की जांच करता। वह टीम का लीडर न होते हुए भी लीडर से ज्यादा लीडर जैसा था। उसकी ताकत सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं आती थी, यह लंबे अनुभव और प्रशिक्षण से आई निपुणता और अपने साथियों की परवाह करने की जिम्मेदारी से आने वाली सच्ची ताकत थी। एवा को एहसास हुआ कि वह कितनी मूर्ख थी। उसने पद, राष्ट्रीयता और बाहरी रूप रंग से ही इंसान को आंका। खासकर उसने विक्रम की खामोशी को अयोग्यता या निष्क्रियता समझ लिया था, लेकिन वह बस अनावश्यक बातें नहीं करता था, बल्कि सबसे ज्यादा स्थिति को सटीकता से समझता था और चुपचाप अपनी भूमिका निभाता था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। प्रशिक्षण के बीच में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते घाटी में पानी बढ़ गया और टीम रास्ता भटककर अलग थलग पड़ने के खतरे में आ गई। वॉकी टॉकी भी बारिश में भीगकर खराब हो गया और मुख्यालय से संपर्क टूट गया। सदस्यों के बीच बेचैनी फैलने लगी। ठीक उसी समय विक्रम आगे आया। मैं इलाके की जांच करके आता हूं, आप सब यहीं इंतजार करें, यह खतरनाक है, अकेले मत जाओ। माइक की आवाज से अब दुश्मनी गायब हो चुकी थी। वह विक्रम को एक दोइथू नहीं बल्कि अपनी ही टीम का एक साथी मानने लगा था। विक्रम ने माइक को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। चिंता मत कीजिए, मुझे ऐसी स्थितियों की आदत है। उसने अपने बैग से एक रस्सी निकाली, अपने शरीर से बांधी और गरजती हुई घाटी के उस पार की चट्टान की ओर तेजी से बढ़ गया। उसकी हरकतें किसी फुर्तीले काले तेंदुए जैसी थीं। सब सांस रोके उसे देख रहे थे। एवा ने अनजाने में अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। यह सिर्फ चिंता नहीं थी, खतरे से न डरने और टीम के लिए खुद को समर्पित करने वाले उसके इस रूप में उसे एक तीव्र आकर्षण महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद विक्रम एक सुरक्षित रास्ता खोजकर वापस आ गया। उसकी बदौलत टीम सुरक्षित रूप से खतरनाक इलाके से निकलकर एक अस्थायी आश्रय खोजने में सफल रही। भीगे हुए सदस्य एक गुफा के अंदर आग जलाकर शरीर को गरमा रहे थे। एक अजीब सी खामोशी के बीच एवा ने ही पहले विक्रम के पास जाकर कहा, शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। विक्रम ने अब भी रूखेपन से जवाब दिया और अपने गीले लड़ाकू कपड़ों को सुखाने लगा। एवा जैसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसके ठीक बगल में सटकर बैठ गई। उस रात तुम क्यों नहीं आए? उसने आखिरकार अपने मन में दबे सवाल को पूछ ही लिया। विक्रम जलती हुई आग को देखते हुए कुछ देर चुप रहा। एवा को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी खामोशी हां है या ना, और वह बेचैन हो रही थी। कैप्टन को हराना चाहता था, यह सच है, लेकिन उस तरीके से नहीं। उस तरीके से शर्त मैंने रखी थी और हार की कीमत चुकाना तो स्वाभाविक है ना? मेरा मानना है कि एक सैनिक की इज्जत जंग के मैदान में साबित होती है, किसी के बिस्तर पर नहीं। विक्रम के शब्द किसी तीर की तरह आकर एवा के सीने में लगे। वह शुरू से अंत तक एक सैनिक था। उसके हर कार्य और निर्णय का आधार एक सैनिक का सम्मान था। उसने उस सम्मान को कलंकित करने वाली एक मूर्खतापूर्ण शर्त रखी थी और उसने उस शर्त को जीतने के बावजूद अपने तरीके से उस सम्मान की रक्षा की थी। एवा पूरी तरह से हार गई थी, सिर्फ कुश्ती के मैच में नहीं, बल्कि एक इंसान और एक सैनिक के तौर पर वह उससे पूरी तरह हार गई थी। वह सिसकने लगी, आंसू उसके गालों से बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत मूर्ख थी। मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को नीचा दिखाया, उनका अपमान किया। मैं दिल से माफी मांगती हूं। उसकी सच्ची माफी पर विक्रम ने पहली बार उसकी ओर एक नरम नजर से देखा। उसने चुपचाप अपनी जैकेट उतारी और उसके कंधों पर डाल दी। उसके ठंडे कांपते शरीर में एक गर्माहट फैल गई। उसने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा, कीचड़ से सना चेहरा,
लेकिन किसी से भी ज्यादा मजबूत और गहरी आंखों वाला आदमी। उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। इस बार यह श्रद्धा के साथ साथ एक अनियंत्रित खिंचाव से भरी धड़कन थी। उस रात गुफा के अंदर दोनों के बीच की दीवार पूरी तरह से ढह रही थी। गुफा में रात बीतने और मूसलाधार बारिश थमने के बाद अगली सुबह प्रशिक्षण फिर से शुरू हो गया, लेकिन टीम का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। विक्रम, एवा और माइक के बीच की अजीब और तनावपूर्ण स्थिति खत्म हो गई थी और उसकी जगह एक मजबूत विश्वास और सौहार्द ने ले ली थी। खासकर एवा विक्रम की राय का सम्मान करती और उसके फैसलों को सुनती, और माइक भी विक्रम के निर्देशों का बिना किसी शिकायत के पालन करता। विक्रम अनौपचारिक रूप से टीम का वास्तविक लीडर बन गया था। संयुक्त प्रशिक्षण का अंतिम चरण एक नकली दुश्मन के ठिकाने में घुसपैठ करके लक्ष्य को हासिल करने और बाहर निकलने का एक समग्र सामरिक प्रशिक्षण था। यह प्रशिक्षण का मुख्य आकर्षण था, जहां दोनों देशों के सर्वश्रेष्ठ सदस्य फिर से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते। विक्रम और एवा की टीम को दुश्मन के मुख्यालय की भूमिका निभा रहे एक इमारत में घुसपैठ करने का काम सौंपा गया था। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वे चुपचाप लक्ष्य इमारत के पास पहुंचे। इमारत के अंदर और बाहर नकली दुश्मन की भूमिका निभा रहे प्रशिक्षक हर जगह तैनात थे। एक छोटी सी आवाज या गलती भी पूरी टीम की विफलता का कारण बन सकती थी। विक्रम सबसे आगे घुसपैठ टीम का नेतृत्व कर रहा था और एवा पीछे से पूरी स्थिति को नियंत्रित और समर्थन कर रही थी। उन्होंने एक अद्भुत तालमेल दिखाया। विक्रम हाथ के इशारों से निर्देश देता और एवा तुरंत उसका मतलब समझकर बाकी टीम के सदस्यों तक पहुंचा देती, जैसे वे सालों से एक साथ काम कर रहे हों। बिल्कुल जैसे 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 उनकी घुसपैठ सुचारू रूप से चल रही थी। लक्ष्य से कुछ ही दूर एक गलियारे में उनका सामना एक अप्रत्याशित बाधा से हुआ। वहां अत्याधुनिक मोशन डिटेक्टर सेंसर और लेजर ट्रैप का एक घना जाल बिछा हुआ था। यह प्रशिक्षण के परिदृश्य में नहीं था। प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण की कठिनाई बढ़ाने के लिए इसे अपनी मर्जी से लगाया था। यह तो प्लान में नहीं था। माइक ने धीमी आवाज में गाली दी। एवा भी चिंतित थी। अगर वे इस जाल को पार नहीं कर पाए तो मिशन विफल हो जाएगा। समय तेजी से बीत रहा था। जब कोई समाधान नहीं सूझ रहा था, तब विक्रम ने शांति से कहा, मैं कोशिश करता हूं। उसने अपने बैग से एक छोटा शीशे का टुकड़ा और एक स्मोक ग्रेनेड निकाला। उसकी योजना शीशे का उपयोग करके लेजर के रास्ते का पता लगाने और फिर धुआं करके मोशन सेंसर को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने की थी। लेकिन यह एक बहुत ही खतरनाक प्रयास था। धुआं छोड़ने से पहले के कुछ ही सेकंड में पूरी टीम को लेजर जाल को पार करना था। एक छोटी सी गलती भी अलार्म बजा सकती थी। यह बहुत खतरनाक है। कोई और तरीका ढूंढते हैं। एवा ने उसकी योजना का विरोध किया, लेकिन विक्रम की आंखों में विश्वास था। हमारे पास समय नहीं है, मेरे फैसले पर भरोसा कीजिए। उसकी दृढ़ आवाज के आगे एवा और विरोध नहीं कर सकी। उसने उसकी आंखों में देखकर सिर हिला दिया। वह नजर एक मूक संकेत थी, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। विक्रम ने गहरी सांस ली और टीम के सदस्यों को अपनी योजना तेजी से समझाई और फिर काउंटडाउन शुरू किया। 3, 2, 1। अब उसके संकेत के साथ ही स्मोक ग्रेनेड फटा और गलियारा धुएं से भर गया। साथ ही विक्रम ने एक्रोबैट की तरह फुर्ती से लेजर जाल के बीच से निकल गया। बाकी सदस्य भी उसके पीछे एक अनुशासित तरीके से चले। एवा ने सबसे आखिर में यह सुनिश्चित किया कि सभी सदस्य पार हो गए हैं और फिर उसने भी छलांग लगाई। जैसे ही वह आखिरी लेजर जाल को पार कर रही थी, धुआं छोंटने लगा और उसके टखने पर लगा एक छोटा सा उपकरण लेजर से टकरा गया और एक तीखी अलार्म की आवाज गूंज उठी। पीम पीम पीम। विफलता। चारों ओर से दुश्मन की भूमिका निभा रहे प्रशिक्षक दौड़ पड़े। टीम पलक झपकते ही घिरने के खतरे में आ गई। भागने का रास्ता बंद हो चुका था। एकदम निराशा के क्षण में विक्रम ने एवा का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, कैप्टन उधर।
उसने जिस जगह की ओर इशारा किया वह गलियारे के आखिर में एक खिड़की थी, तीसरी मंजिल की ऊंचाई पर एक चौंका देने वाली खिड़की। हिचकिचाने का समय नहीं था। विक्रम ने खिड़की तोड़ी और कूदने की तैयारी की और फिर एवा की ओर मुड़कर कहा, अगर मुझ पर भरोसा है तो अपनी आंखें बंद कर लो। एवा एक पल के लिए झिझकी, लेकिन विक्रम की तीव्र नजरों को देखकर उसने सब कुछ उस पर छोड़ने का फैसला किया। वह उसकी छाती से लिपट गई और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। विक्रम ने उसे एक हाथ से कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से रस्सी फेंककर खिड़की के फ्रेम में फांसा दी और बिना किसी हिचकिचाहट के खिड़की से बाहर कूद गया। दोनों के शरीर कुछ देर हवा में लटके रहे, फिर रस्सी के खिंचाव से नीचे की मंजिल की खिड़की से टकराते हुए अंदर घुस गए। यह किसी फिल्म में ही देखे जाने वाला एक साहसी पलायन था। खिड़की तोड़कर नीचे की मंजिल में कूदने का झटका कल्पना से ज्यादा था। विक्रम ने एवा को बचाने के लिए अपना शरीर पहले दीवार से टकराया। एक भारी टक्कर के साथ एक छोटी सी कराह निकली, लेकिन उसने एवा को पकड़े हुए अपनी बाहें ढीली नहीं की। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और धूल का गुबार उठा। आप ठीक हैं? विक्रम ने अपनी चोट की परवाह किए बिना अपनी बाहों में मौजूद उसकी सुरक्षा की जांच की। एवा उसके मजबूत सीने में अपना चेहरा छिपाए हाँफ रही थी। कुछ देर पहले तक वह मौत का डर महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी बाहों में अजीब तरह से सुरक्षित महसूस हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाकर उसे देखा। उसकी बाह से टूटे कांच से लगे घाव से खून बह रहा था। तुम्हारी बाह से खून? कोई बात नहीं, यह कुछ भी नहीं है। उसने जैसे कुछ हुआ ही न हो उसे सहारा देकर खड़ा किया। ठीक उसी समय गलियारे से बाकी टीम के सदस्यों और प्रशिक्षकों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। खतरा अभी टला नहीं था, जल्दी कीजिए, यहां पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। विक्रम ने फिर से एवा का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगा। उसके हाथ बड़े और खुरदरे थे, लेकिन बेहद भरोसेमंद और गर्म थे। एवा ने बिना कुछ सोचे खुद को उसके नेतृत्व में छोड़ दिया। वह बस उसकी चौड़ी पीठ को देखती हुई पागलों की तरह गलियारे में भागी। उसका दिल फटने को था, लेकिन अजीब तरह से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वह चाहती थी कि यह पल हमेशा के लिए चलता रहे। वे इमारत की आपातकालीन सीढ़ियों से पहली मंजिल पर उतरे और निर्धारित पलायन स्थल की ओर बढ़े। उनकी वजह से बाकी टीम के सदस्य भी सुरक्षित रूप से घेरे से निकल पाए। आखिरकार जब वे पलायन स्थल पर पहुंचे और प्रशिक्षण की समाप्ति का सिग्नल फ्लेयर जलाया, तो टीम के सभी सदस्य जमीन पर बैठकर हाँफ रहे थे। मिशन सफल रहा था। जब हर कोई राहत की सांस ले रहा था और जीत की खुशी मना रहा था, तब एवा चुपचाप विक्रम के पास गई। उसने अपना रूमाल निकाला और उसकी बाह पर लगे घाव को सावधानी से पोंछने लगी। बहुत दर्द हो रहा है, उसकी आवाज बेहद नरम थी। विक्रम उसकी इस अचानक की हरकत से एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने मना नहीं किया। जंग के मैदान के जख्म एक सैनिक के लिए पदक होते हैं। उसने सपाट रूप से जवाब दिया, लेकिन उसकी हाथ की हरकत को रोका नहीं। एवा उसके घाव को पोंछते हुए धीमी आवाज में बोली, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं यह एहसान कैसे चुकाऊंगी समझ नहीं आ रहा। इसे एहसान मत समझिए। एक साथी सैनिक को बचाना तो फर्ज है। साथी सैनिक, इस एक शब्द ने एवा के दिल को छू लिया। वह अब उसके प्रति सिर्फ एक विपरीत लिंग का आकर्षण ही नहीं, बल्कि जान जोखिम में डालने वाले एक साथी के प्रति गहरी दोस्ती और सम्मान महसूस कर रही थी। उसने रूमाल से उसके घाव पर पट्टी बांधते हुए हिम्मत करके कहा, शायद मैं तुम्हारे लिए एक साथी सैनिक से कुछ ज्यादा बनना चाहती हूं। उसकी इस अचानक की स्वीकारोक्ति पर विक्रम ने हैरान आंखों से उसे देखा। उसके भावहीन चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी लालिमा आई। रात के तारों की रोशनी के नीचे दोनों के बीच एक सूक्ष्म लेकिन तीव्र भावनात्मक धारा बह रही थी। आसपास का शोर सुनाई नहीं दे रहा था, बस एक दूसरे के दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। विक्रम तुरंत जवाब नहीं दे सका।
वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में माहिर नहीं था। इसके अलावा वह अमेरिकी सेना की एक अधिकारी थी और वह भारतीय सेना का एक जवान। हकीकत की दीवारें ऊंची और मजबूत थीं, लेकिन अपनी ओर देखती उसकी सच्ची नजरों को नजरअंदाज करना भी उसके लिए संभव नहीं था। तभी दूर से प्रशिक्षण की समाप्ति की घोषणा करने वाली सीटी की आवाज आई। सपने जैसा पल खत्म हो गया था और हकीकत में लौटने का समय आ गया था। विक्रम ने उदास चेहरे वाली एवा की ओर देखकर एक स्पष्ट आवाज में कहा, प्रशिक्षण खत्म होने के बाद मैं आपसे अलग से बात करना चाहूंगा। यह इनकार नहीं था, यह स्वीकृति भी नहीं थी, लेकिन एवा के लिए यह किसी भी मीठे शब्द से ज्यादा उम्मीद देने वाला जवाब था। वह खिलखिलाकर मुस्कुराई और सिर हिला दिया। लंबी और कठिन संयुक्त प्रशिक्षण की रात एक नई शुरुआत का संकेत देते हुए बीत रही थी। सभी संयुक्त प्रशिक्षण समाप्त होने और अमेरिकी सेना की टुकड़ी के वापस जाने से एक रात पहले दोनों देशों के सैनिकों के लिए एक छोटी विदाई पार्टी रखी गई। प्रशिक्षण के दौरान का तनावपूर्ण माहौल खत्म हो गया था और अब वहां उदासी और गर्मजोशी भरा समय था। सैनिक एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए थे और राष्ट्रीयता और भाषा से परे दोस्ती का जश्न मना रहे थे। एवा भीड़ में विक्रम को ढूंढ रही थी। वह एक कोने में चुपचाप अपने साथियों के साथ बियर का मग पी रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और उसके पास गई। विक्रम के साथियों ने उसे देखकर सीटियां बजाईं और शरारत से हंसे। ओह, हमारे हीरो से मिलने राजकुमारी आ गई। विक्रम भाई, आज रात इसे ऐसे ही मत जाने देना। विक्रम का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने अपने साथियों को घूरा। एवा को उसका यह रूप प्यारा लगा और वह धीरे से मुस्कुराई, फिर उसके बगल में खड़ी हो गई। क्या हम कुछ देर अकेले में बात कर सकते हैं? विक्रम एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर सिर हिला दिया। वह एवा को लेकर शोर शराबे वाली पार्टी से निकलकर एक शांत अभ्यास क्षेत्र की ओर चला गया। यह वही जगह थी जहां कुछ दिन पहले दो पुरुषों के स्वाभिमान और एक महिला के अहंकार की टक्कर हुई थी, लेकिन अब वहां ठंडी रात की हवा के साथ एक शांतिपूर्ण सन्नाटा था। दोनों पास पास अभ्यास क्षेत्र के स्टैंड पर बैठ गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। इस असहज खामोशी को सबसे पहले एवा ने तोड़ा। कल हम जा रहे हैं। उसकी आवाज में गहरी उदासी थी। मुझे पता है, शायद हम फिर कभी न मिलें। विक्रम ने जवाब देने के बजाय रात के आसमान की ओर देखा। अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसे एवा से पहली मुलाकात का दिन याद आया, उसका घमंडी और बेखौफ पहला प्रभाव, और फिर शर्त का प्रस्ताव रखते समय उसकी वो प्रोवोकांत नजरें। लेकिन अब उसके बगल में बैठी वह महिला एक संवेदनशील और सच्ची भावनाओं वाली एक आम औरत थी। हम फिर मिलेंगे। विक्रम ने आखिरकार मुंह खोला। उसकी बात सुनकर एवा ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। हम सैनिक हैं। दुनिया कैसे बदलेगी कोई नहीं जानता। हो सकता है अगले संयुक्त प्रशिक्षण में या फिर दुनिया के किसी और कोने के किसी संघर्ष क्षेत्र में हम फिर आमने सामने हों। उसके शब्दों में सांत्वना के साथ साथ एक सैनिक होने की कठोर वास्तविकता भी थी। उनका मिलना और बिछड़ना सिर्फ उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं था। तब तक क्या तुम मुझे याद रखोगे? एवा ने सावधानी से पूछा। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। विक्रम ने अपना चेहरा घुमाया और सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी गहरी आंखें तारों की रोशनी में चमक रही थीं। मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? आप मेरी सैन्य जिंदगी की सबसे यादगार यादों में से एक रहेंगी। उसके सीधे सादे जवाब से एवा की आंखें भर आईं। वह अब अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकी। उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ में कठोर गांठें पड़ी थीं और वे खुरदरे थे, लेकिन किसी भी हाथ से ज्यादा गर्म और भरोसेमंद थे। विक्रम, उसने पहली बार उसका नाम लिया। रैंक या पद नहीं, बल्कि एक पुरुष के रूप में उसका नाम। मैं तुम्हें पसंद करती हूं। नहीं, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसकी यह स्वीकारोक्ति रात के सन्नाटे में धीरे से फैल गई। विक्रम ने बिना कुछ कहे उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके दिल में भी
भावनाओं का एक अनियंत्रित ज्वार उठ रहा था। तर्क कह रहा था कि यह गलत है, लेकिन दिल पागलों की तरह उसकी ओर धड़क रहा था। उसने उसके हाथ को धीरे से अपनी ओर खींचा। एवा का शरीर उसकी ओर झुक गया। दोनों के चेहरे धीरे धीरे करीब आने लगे। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और आखिरकार दोनों के होंठ मिल गए। पहले झिझते हुए, धीरे से, और फिर धीरे धीरे एक दूसरे को पाने की चाहत में उग्र होते हुए। अब तक दबी हुई सारी भावनाएं उस चुंबन के जरिए फट पड़ीं। राष्ट्रीयता, रैंक, हकीकत की दीवारें, सब कुछ गायब हो गया था और बस एक पुरुष और एक महिला के रूप में एक दूसरे को पाने की एक गर्मजोशी भरी इच्छा थी। गर्मजोशी भरे चुंबन के बाद दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को गले लगाए रहे। एवा ने विक्रम के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया और उसके दिल की धड़कन सुनी। नियमित लेकिन मजबूत धड़कन उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। यह एक ऐसा मीठा और दर्द भरा पल था जिसने हकीकत की दीवारों को कुछ देर के लिए भुला दिया था, लेकिन बिछड़ने का समय बेरहमी से करीब आ रहा था। मुझे जाना होगा, एवा ने उदासी भरी आवाज में फुसफुसाया। उसकी बात सुनकर विक्रम ने उसे और कसकर गले लगा लिया। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह एक सैनिक था और आदेश का पालन करने वाली उसकी स्थिति को वह किसी से भी बेहतर समझता था। अपना ध्यान रखना हमेशा। विक्रम बस इतना ही कह सका, मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं इंतजार करूंगा। जैसे वादे एक सैनिक की हैसियत से बहुत ही महंगे और गैर जिम्मेदाराना शब्द लगते थे। इसके बजाय उसने अपने गले से अपना पहचान पत्र डॉग टैग निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। एक सैनिक के लिए उसका पहचान पत्र उसकी जान के बराबर होता है। यह उसके दिल की एक ऐसी अभिव्यक्ति थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एवा ने उसके पहचान पत्र को सहेज कर पकड़ा। ठंडी धातु का स्पर्श जैसे उसकी मौजूदगी का सबूत दे रहा था। उसने भी अपने गले में पहना हुआ एक छोटा सा क्रॉस का लॉकेट निकाला और उसके गले में पहना दिया। यह तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम जहां भी रहो, चाहे कुछ भी करो। यह उन दोनों का अपना विदाई का अनुष्ठान था। उन्होंने अब और कुछ नहीं कहा। शब्दों से कहीं गहरी भावनाएं उनकी नजरों में तैर रही थीं। अगली सुबह अमेरिकी सेना की टुकड़ी की वापसी शुरू हुई। अभ्यास क्षेत्र में विदाई की बातें कर रहे दोनों देशों के सैनिकों की भीड़ थी। एवा बस में चढ़ने से पहले आखिरी बार विक्रम को ढूंढ रही थी। वह दूर से चुपचाप उसकी बस को देख रहा था। दोनों की नजरें हवा में मिलीं। उन्होंने कोई शब्द या इशारा नहीं किया, लेकिन एक दूसरे के दिल की बात वे बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ सकते थे। बस धीरे धीरे चलने लगी। एवा खिड़की से सटी हुई धीरे धीरे दूर होते जा रहे उसके सिलुएट को देखती रही, जब तक उसका सिलुएट एक छोटे से बिंदु में बदलकर गायब नहीं हो गया। उसकी आंखों से गर्म आंसू की एक लकीर बह निकली। एक छोटी लेकिन तीव्र मुलाकात, भाग्य की तरह शुरू हुआ प्यार, इस तरह बिछड़ रहा था। विक्रम बस के पूरी तरह से नजरों से ओझल हो जाने के बाद भी कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके जाने के बाद खालीपन के साथ साथ एक सीने को चीर देने वाली याद आने लगी। उसने अपने गले में पड़े क्रॉस के लॉकेट को अपनी उंगलियों से छुआ, जैसे उसकी शरीर की गर्माहट अभी भी बाकी हो। एक गर्म एहसास हुआ। उस दिन के बाद विक्रम फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया, कम बोलने वाला, चुपचाप और किसी से भी ज्यादा कठोर प्रशिक्षण में लगा रहने वाला। लेकिन उसका अंदरूनी मन पहले जैसा नहीं था। उसके दिल में एवा नाम की एक महिला गहराई से बस गई थी। कभी कभी उसकी याद में रात को नींद नहीं आती और प्रशिक्षण के दौरान अचानक उसका चेहरा याद आकर सीना भारी हो जाता। कई महीने बीत गए। विक्रम को विदेश के एक संघर्ष क्षेत्र में तैनाती के लिए भेजा जाना था। यह एक ऐसा खतरनाक मिशन था जहां जान की कोई गारंटी नहीं थी। जाने से एक रात पहले वह अपने बैरक में चुपचाप अपना सामान पैक कर रहा था। तभी उसे एक अंतर्राष्ट्रीय डाक मिली। भेजने वाले का पता अमेरिकी सेना का एक विदेशी बेस था जिसे वह नहीं जानता था। कांपते हाथों से लिफाफा खोलने पर अंदर एक परिचित लिखावट का एक पत्र और एक छोटी सी तस्वीर थी।
तस्वीर में एवा खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके गले में वह पहचान पत्र था जो विक्रम ने दिया था और पत्र में लिखा था, विक्रम, जब तुम्हें यह पत्र मिलेगा तब तुम कहाँ होगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जहां भी हो मैं प्रार्थना करती हूं कि तुम सुरक्षित रहो। मैं अब एक ऐसी जगह पर हूं जहां मेरे देश को मेरी जरूरत है, ठीक तुम्हारी तरह। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हम एक ही आसमान के नीचे एक दूसरे को याद करते हुए जिए, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। जिस दिन हम फिर मिलेंगे उस दिन हम एक सैनिक के रूप में नहीं बल्कि एक पुरुष और एक महिला के रूप में मिलेंगे। तब तक मुझे भूलना मत। तुम्हारी प्यारी एवा। विक्रम ने पत्र को बार बार पढ़ा। उसकी आंखें भर आईं। वह भी उसे नहीं भूली थी। वह भी उसी भावना के साथ दुनिया के किसी कोने में अपना कर्तव्य निभा रही थी और उसे याद कर रही थी। इतना ही काफी था। उसने पत्र को सहेजकर अपनी लड़ाकू वर्दी की अंदरूनी जेब में रख लिया और फिर खिड़की के बाहर के अंधेरे आसमान को देखकर बुदबुदाया, मैं इंतजार करूंगा हमेशा। उसका दिल अब अकेला नहीं था। भारत छोड़कर संघर्ष की आग में जल रहे मध्य पूर्व के एक देश में पहुंचकर हवलदार विक्रम सिंह राठौड़ को स्पेशल ऑपरेशन पहचान टीम के एक सदस्य के रूप में तुरंत मिशन पर लगा दिया गया। हवाई अड्डे पर उतरते ही दम घोंटने वाली गर्मी और बारूद की गंध ने उसका स्वागत किया। यह एक ऐसी धरती थी जहां शांतिपूर्ण मातृभूमि से सब कुछ अलग था, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली थी। उनका मुख्य काम वहां तैनात राजनयिकों और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करना और आतंकवाद के खतरों से निपटना था। विक्रम ने वहां अपना सब कुछ झोंक दिया। वह एक जन्मजात सैनिक था जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को जाहिर नहीं करता था, लेकिन एवा का पत्र उसके दिल की सबसे गहरी जगह में एक गर्म चिंगारी की तरह जल रहा था। यह विचार कि वह भी दुनिया के किसी कोने में उसी तरह का खतरा मोल लेकर अपना कर्तव्य निभा रही होगी, उसे कठिन दिनों का सामना करने का एकमात्र सहारा था। वह उसके लायक सैनिक बनना चाहता था। वह जिंदा रहकर उससे फिर मिलने का वादा निभाना चाहता था। उसने युद्ध की स्थितियों में अद्भुत एकाग्रता और निर्णय क्षमता का प्रदर्शन किया। कई मुठभेड़ों में उसने अपनी उत्कृष्ट रणनीति से टीम को संकट से बचाया और सदस्यों का पूर्ण विश्वास हासिल किया। उसका नाम साथ में काम कर रही बहुराष्ट्रीय सेनाओं के बीच भी धीरे धीरे जाना जाने लगा, एक खामोश, मजबूत और सबसे भरोसेमंद भारतीय स्पेशल फोर्सेस का जवान। ऐसे ही एक दिन एक संकट खड़ा हो गया। स्थानीय सशस्त्र समूह ने एक अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठन से जुड़े मेडिकल सहायता दल का अपहरण कर लिया। अपहरित बंधकों में एक अमेरिकी डॉक्टर भी शामिल था और अमेरिकी सेना ने बंधकों को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन की योजना बनाई। इलाके और स्थानीय जानकारी में माहिर अमेरिकी सेना ने भारतीय स्पेशल फोर्सेस से संयुक्त ऑपरेशन के लिए आधिकारिक रूप से अनुरोध किया। स्पेशल ऑपरेशन पहचान ने खुशी खुशी इन संपर्क अनुरोध स्वीकार कर लिया और विक्रम सहित सर्वश्रेष्ठ सदस्यों को ऑपरेशन टीम में शामिल किया गया। संयुक्त ऑपरेशन की ब्रीफिंग के लिए अमेरिकी सैन्य अड्डे के एक रूखे सूखे तंबू में विक्रम ऑपरेशन के नक्शे को देखते हुए अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहा था। तभी तंबू का पर्दा हटा और अमेरिकी सेना का ऑपरेशन कमांडर अंदर आया। सभी ध्यान दें, इस बंधक बचाव अभियान ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नेतृत्व करने वाले परिचय दे रहे अमेरिकी अधिकारी की बात बीच में ही रुक गई। तंबू में आया कमांडर भी प्रवेश द्वार पर ही रुक गया और एक ही जगह को घूरते हुए जम सा गया। तंबू में मौजूद सभी की नजरें उन पर टिक गईं। विक्रम ने अपना चेहरा उठाया और अमेरिकी कमांडर को देखा और उसी पल उसे लगा जैसे उसका दिल रुक जाएगा। रेगिस्तान की धूल में तपी गेहुए रंग की त्वचा, कसकर बौंधे सुनहरे बाल और किसी भी स्थिति में न डिगने वाली मजबूत नजरें। लड़ाकू वर्दी में वह कमांडर कोई और नहीं बल्कि कैप्टन एवा हैरिसन थी। एवा ने भी विक्रम को पहचान लिया था और वह सदमे में थी। उसकी आंखें बुरी तरह से कांप रही थीं।
जिस आदमी को वह इतना याद करती थी, सपनों में भी जिसे पाने की चाहत रखती थी, वह आज उसके सामने था, और वह भी एक ऐसे सबसे खतरनाक ऑपरेशन के साथी के रूप में जिसमें जान की बाजी लगानी थी। दोनों कई सैनिकों के बीच बस एक दूसरे को देख रहे थे। जैसे समय रुक गया हो, एक खामोशी छा गई। सबसे पहले होश में एवा आई। वह एक पेशेवर सैनिक थी। उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीं, फिर खोलीं और अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए एक कमांडर की आवाज में कहा, ऑपरेशन ब्रीफिंग शुरू करते हैं। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ विक्रम ही उस कंपन में छिपी हजारों भावनाओं को पढ़ सकता था। ब्रीफिंग के दौरान दोनों ने जानबूझकर एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन उनके सारे स्नायु एक दूसरे की ओर ही थे। साथ में ऑपरेशन का नक्शा देखना, घुसपैठ के रास्ते पर चर्चा करना, हर पल अवास्तविक लग रहा था। ब्रीफिंग खत्म होने के बाद जब सैनिक अपने अपने काम के लिए चले गए, तो विक्रम और एवा तंबू में अकेले रह गए। एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहां होगे, एवा ने पहले कहा। मैंने भी नहीं सोचा था। पत्र मिल गया था? हां, मिल गया था। हर रात पढ़ता हूं। विक्रम के जवाब से एवा की आंखें नम हो गईं। वह उसके पास आई और उसके सीने पर अपना हाथ रखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसका भी वही हाल था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई विक्रम। मुझे भी आपकी बहुत याद आई एवा। उन्होंने एक दूसरे का नाम लिया और दर्द भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, लेकिन यह फिर से मिलने की खुशी मनाने का समय नहीं था। जल्द ही एक भयानक लड़ाई शुरू होने वाली थी और दोनों की किस्मत भी उस लड़ाई के नतीजे पर टिकी थी। यह ऑपरेशन बहुत खतरनाक है। बंधकों को जहां रखा गया है वह दुश्मन का गढ़ है। जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, एवा ने चिंता भरी नजरों से कहा। विक्रम ने उसके हाथ को धीरे से पकड़ लिया। अगर हम साथ हैं तो हम जिंदा वापस आएंगे। मैं आपकी रक्षा करूंगा हर हाल में। उसके शब्द सिर्फ सांत्वना नहीं थे, यह जान की बाजी लगाने वाली एक कसम थी। एवा ने उसकी मजबूत नजरों में देखकर सिर हिला दिया। डर गायब हो गया और उसकी जगह एक गर्मजोशी भरी हिम्मत ने ले ली। वे अब प्रेमी होने से पहले एक दूसरे की पीठ की रक्षा करने वाले साथी सैनिक थे। इस तरह दोनों ने युद्ध के मैदान के बीच में सबसे खतरनाक और भाग्यशाली मुलाकात की। ऑपरेशन का समय आधी रात को था। विक्रम और एवा के नेतृत्व में संयुक्त स्पेशल फोर्सेस टीम ने हेलीकॉप्टर का उपयोग करके दुश्मन के इलाके के ऊपर से चुपचाप घुसपैठ की। घने अंधेरे में वे बिना किसी गलती के निर्धारित स्थान पर उतरे। जिस इमारत में बंधकों को रखे जाने का अनुमान था वह एक पुरानी तेल रिफाइनरी थी। यह एक खुले रेगिस्तान के बीच में स्थित थी और वहां पहुंचना ही बहुत मुश्किल था। विक्रम सबसे आगे घुसपैठ टीम का नेतृत्व कर रहा था और एवा स्नाइपर और कवर टीम के साथ पीछे की एक ऊंची जगह पर तैनात थी। वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए दोनों की आवाजें धीरे धीरे आ जा रही थी। विक्रम, अभी की स्थिति? सब ठीक है। इमारत के बाहरी सुरक्षा घेरे को पार कर लिया है। अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, ध्यान से। अंदर का ढांचा जटिल है, कोई जाल हो सकता है। विक्रम की टीम बिना आवाज किए इमारत के अंदर घुस गई। जंग लगे लोहे की सीढ़ियां और जटिल पाइपलाइनें एक भूल भुलैया की तरह फैली हुई थीं। यह लड़ाई के लिए सबसे खराब माहौल था। एक छोटी सी आवाज पर भी दुश्मनों का भारी हमला हो सकता था। विक्रम ने अपनी जानवरों जैसी प्रवृत्ति से खतरे को भांपा और टीम के सदस्यों को आगे बढ़ाया। तभी एवा के दूरबीन में कुछ दिखाई दिया। इमारत की छत पर भारी मशीनगनों से लैस दो दुश्मन सैनिक और तैनात हो रहे थे। वे विक्रम की टीम का रास्ता काटने की कोशिश कर रहे थे। विक्रम, 5 बजे की दिशा में छत पर मशीनगन, तुरंत हटो। एवा की चीख के साथ ही धड़ 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 की भयानक आवाज के साथ गोलियों की बौछार विक्रम की टीम के पास की दीवार को तोड़ती हुई आई। कंक्रीट के टुकड़े उड़े और टीम के सदस्यों ने जल्दी से आड़ के पीछे छिप गए। वे पूरी तरह से घिर चुके थे। एवा, उन्हें खत्म करो, हमें रास्ता बनाना होगा।
समझ गई, बस 3 सेकंड रुको। एवा ने अपनी सांस रोकी और अपनी स्नाइपर राइफल का क्रॉस हायर छत पर मौजूद दुश्मन पर साधा। हवा, दूरी, सब कुछ पल भर में गणना कर ली। उसकी उंगली ने धीरे से ट्रिगर दबाया। 10 की एक तीखी आवाज के साथ साथ 100 मीटर दूर का एक दुश्मन वहीं ढेर हो गया। अपने साथी को गिरते देख घबराए हुए दूसरे दुश्मन ने जैसे ही सिर उठाया, उसकी दूसरी गोली ने बिना चूके उसके सिर को भेद दिया। छत साफ है, रास्ता सुरक्षित है। एवा के समर्थन की बदौलत विक्रम की टीम फिर से आगे बढ़ सकी। वे एक कमजोरियों को पूरा कर रहे थे। दूर होते हुए भी वे एक शरीर की तरह काम कर रहे थे और एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा कर रहे थे। आखिरकार वे उस भूमिगत बॉयलर रूम तक पहुंच गए जहां बंधकों को कैद किया गया था, लेकिन दरवाजा मजबूती से बंद था और अंदर से बंधकों को धमका रहे आतंकवादियों की चीखें सुनाई दे रही थीं। समय नहीं था, एक पल की देरी भी बंधकों की जान ले सकती थी। ब्लास्ट टीम तैयार हो जाओ, विक्रम ने धीमी आवाज में आदेश दिया। दरवाजे पर छोटा बम लगाया गया और सभी विस्फोट के झटके के लिए तैयार हो रहे थे। ठीक उसी समय एवा से एक आपातकालीन संदेश आया। विक्रम, रुको, दुश्मन की और टुकड़ियां पहुंच गई हैं। अगर तुम घिर गए तो पूरी तरह से फंस जाओगे। उसकी दूरबीन में दुश्मन के ट्रक मेन गेट की ओर आते दिख रहे थे। अगर अभी दरवाजा उड़ाकर लड़ाई शुरू की तो नई टुकड़ियों के कारण वे चूहे की तरह फंस जाते। लेकिन बंधक, मैं समय दूंगी, तुम सिर्फ बंधकों को बचाने पर ध्यान दो। उसने वायरलेस काटा और अपने साथ मौजूद स्नाइपर को आदेश दिया, मुझे कवर दो, मैं उनका ध्यान भटकाऊंगी। उसने अपनी स्नाइपर राइफल छोड़कर एक असॉल्ट राइफल उठाई और अपनी ऊंची जगह से निकलकर मेन गेट की ओर दौड़ने लगी। यह एक आत्मघाती कदम था। एक स्नाइपर होने के सबसे बड़े लाभ यानी छिपे रहने को छोड़कर वह खुद को दुश्मनों का निशाना बना रही थी। कैप्टन, क्या आप होश में हैं? तुरंत वापस आइए, विक्रम ने वायरलेस पर चीखते हुए कहा। लेकिन वह नहीं रुकी। मैं तुमसे प्यार करती हूं विक्रम। अगर मैं वापस ना आ सकूं तो भी तुम जरूर जिंदा रहना। उसने वायरलेस बंद कर दिया और दुश्मनों की ओर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दुश्मन की सारी होलिक उसी पर केंद्रित हो गई। उसके इस साहसी कदम की बदौलत मेन गेट की तरफ एक युद्ध का मैदान बन गया और विक्रम की टीम को एक सुनहरा मौका मिल गया। सभी अंदर घुसो, विक्रम ने खून का घूंट पीकर आदेश दिया। वह उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। आंसू पीकर उसने विस्फोट का संकेत दिया। धड़ाम की एक जोरदार आवाज के साथ लोहे का दरवाजा उड़ गया और टीम के सदस्यों ने फ्लैशबैंग फेंकते हुए पलक झपकते ही अंदर घुसकर आतंकवादियों को ढेर कर दिया और बंधकों को छुड़ा लिया। ऑपरेशन सफल रहा था, लेकिन विक्रम का दिल नरक में जल रहा था। उसने छुड़ाए गए बंधकों को दूसरे सदस्यों को सौंपा और पागलों की तरह उस मेन गेट की ओर भागा जिधर एवा गई थी। बरसती गोलियों के बीच से गुजरते हुए वह बस उसका नाम पुकारता हुआ भागा, प्लीज प्लीज, वह सुरक्षित हो। उसकी प्रार्थना व्यर्थ थी। मेन गेट के पास का इलाका एक भीषण लड़ाई के बाद युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। जगह जगह जलती गाड़ियां और लाशें बिखरी हुई थीं और बारूद की गंध नाक में चुभ रही थी। विक्रम पागलों की तरह आड़ के बीच से एवा को ढूंढ रहा था। उसके कानों में न तो साथियों की वायरलेस की आवाज आ रही थी, न ही बरसती गोलियों की, बस अपनी हांफती सांसें और दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। आखिरकार उसने उसे एक टूटी हुई दीवार के नीचे गिरा हुआ पाया। एवा, उसकी लड़ाकू वर्दी धूल और खून से सनी हुई थी और उसके पेट से लाल खून लगातार बह रहा था। वह हाँफ रही थी और धुंधली आंखों से विक्रम को देख रही थी। विक्रम, तुम आ गए। एवा, हिम्मत रखो, मैं आ गया हूं। मेडिक, विक्रम ने चीखते हुए मेडिक को बुलाया। उसने अपनी लड़ाकू वर्दी फाड़ी और उसके घाव पर जोर से दबाकर खून रोकने की कोशिश की, लेकिन खून नहीं रुक रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जान उसकी उंगलियों के बीच से फिसल रही है। बंधक सुरक्षित हैं? हाँ, सब सुरक्षित हैं, तुम्हारी वजह से, इसीलिए प्लीज प्लीज हिम्मत रखो।
विक्रम की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। फौलाद जैसा आदमी एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। एवा ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और उसके गाल को सहलाया। रो मत पागल, तुम एक सैनिक हो। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उसने विक्रम के गले में पड़े क्रॉस के लॉकेट को अपनी उंगलियों से छुआ और हल्की सी मुस्कान दी। इसने तुम्हारी रक्षा की, अच्छा हुआ। नहीं एवा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे तुमसे अभी बहुत कुछ कहना है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। उसने उसे इतना कसकर गले लगाया जैसे वह टूट जाएगी और सिसकने लगा। उसकी चीखें युद्ध के मैदान की रात में खोखली गूंज रही थीं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं विक्रम, अगले जन्म में हम जरूर फिर मिलेंगे। इन आखिरी शब्दों के साथ उसका हाथ बेजान होकर नीचे गिर गया। उसकी आंखें विक्रम को देखती हुई हमेशा के लिए खामोश हो गईं। विक्रम ने उसके रुक चुके दिल को महसूस किया और जैसे आसमान टूट पड़ा हो, वह निराशा में डूब गया और दहाड़ मारकर रो पड़ा। उसकी चीख न तो जीत की थी, न ही हार की। यह दुनिया का सब कुछ खो चुके एक आदमी की चीख थी। ऑपरेशन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया और आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया। संयुक्त सेना ने अपनी जीत का जश्न मनाया, लेकिन विक्रम के लिए इसका कोई मतलब नहीं था। वह एक बेजान शरीर की तरह बस उसके शव के पास बैठा रहा। कुछ दिनों बाद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर एवा का एक सादा अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे उसके ताबूत के सामने विक्रम एक कठोर चेहरे के साथ खड़ा था। उसने आंसू नहीं बहाए। उसके सारे आंसू उस रात ही सूख गए थे जब उसने आखिरी सांस ली थी। उसने उसके ताबूत पर वह पहचान पत्र चुपचाप रख दिया जो उसने उसे दिया था, और उसने उस क्रॉस के लॉकेट को कसकर पकड़ लिया जो उसने आखिरी सांस ली थी उसने उसे दिया था। वह एक सैनिक थी और कर्तव्य निभाते हुए उसने शहादत दी थी। तर्क से वह यह समझता था, लेकिन उसका दिल इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसकी मौत ने उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा के लिए छीन लिया था। तैनाती की अवधि समाप्त होने और भारत लौटने के बाद विक्रम ने सेना से इस्तीफे का आवेदन दे दिया। अब उसके पास एक सैनिक के रूप में जीने का कोई कारण नहीं था। उसकी आत्मा जैसे एवा के साथ युद्ध के मैदान में ही रह गई थी। साथियों और वरिष्ठों के रोकने का कोई फायदा नहीं हुआ। वर्दी उतारकर उसने दुनिया से सारे संपर्क तोड़ दिए और गायब हो गया। वह कहां गया, क्या कर रहा है, कोई नहीं जानता था। भारत का एक सर्वश्रेष्ठ स्पेशल फोर्सेज का जवान इस तरह दुनिया से भुला दिया जा रहा था, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके सीने में उन आतंकवादियों के प्रति बदला लेने की आग और उस शांतिपूर्ण दुनिया को बनाने की एक गर्म इच्छा जल रही थी, जिसकी रक्षा करने के लिए उसने अपनी जान दी थी। वह अब किसी देश का सैनिक नहीं था। वह एवा की इच्छा को आगे बढ़ाने वाला, एक अदृश्य युद्ध लड़ने वाला, एक गुमनाम योद्धा बनकर एक नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर रहा था। उसकी दूसरी लड़ाई अब शुरू होने वाली थी।